हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स एग्जाम्स के लिए यूपी स्पेशल, जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सभी आज एक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप एक साथ उसको देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरीके से इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 1857 का विद्रोह स्थल दिया गया है और विद्रोह प्रारंभ की तिथि पूछी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट 3284 की भर्ती है, उसके लिए जो यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन आने हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग जरूर देखिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। बैरकपुर में शुरुआत किया गया था 29 मार्च 1857 को, मेरठ में 10 मई 1857 को, लखनऊ में 4 जून 1857 को शुरुआत किया गया था। लेकिन यहाँ पे दिया गया है झांसी में 10 मार्च 1857 को शुरुआत किया गया, जो कि गलत है। यहाँ शुरुआत हुआ था झांसी में 8 जून को, 8 जून को स्टार्ट हुआ था। तो यह गलत कहाँ पर है, सी पार्ट में। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे जो है सही है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था। उत्तर प्रदेश में 1857 में जो क्रांतियां हुई, जिस जिस स्थान पर, उस स्थान पर उसका नेतृत्व किसने किया, कब हुआ, ये सभी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, खान बहादुर खान बरेली के नेता थे। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। इनके द्वारा 31 मई 1857 को बरेली में आज़ादी की घोषणा की गई। बरेली पर पुनर्धिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने इन्हें 24 फरवरी 1860 को मौत की सजा दी। अब कुछ अन्य नेता हैं, जैसे कि नाना साहब ने कहाँ का नेतृत्व किया था, कानपुर का। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह जो थे बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इलाहाबाद में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इलाहाबाद की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से नेतृत्व किया था। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे बिहार का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, लियाकत अली। लियाकत अली जो थे ये इन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। ठीक है, तात्या टोपे झांसी भी गए थे। तो इस प्रकार ये हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया था। इसमें से कौन सी नीति लागू की गई थी जिससे झांसी राज्य को ब्रिटिश में अपन बना लिया गया और वहां पर जो झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई ने जो है विद्रोह कर दिया। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। वहां पे हड़प की नीति अपनाई गई थी। हड़प नीति के माध्यम से झांसी राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, जिससे कि जो है ये क्या हो गया कि वहां की जो रानी थी लक्ष्मीबाई जी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा बनाया गया और इसी नीति के अनुसार किसी भी भारतीय राज्य का रियासत का दर्जा उस समय समाप्त मान लिया जाता जब उसका कोई वयस्क उत्तराधिकारी नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अलीगढ़ की लड़ाई जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था सितंबर 1803 में। ठीक है, याद रखिएगा डेट, सितंबर 1803 में यहाँ पर अलीगढ़ का युद्ध हुआ था, जिस समय दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 के दौरान लड़ा गया था। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला। इसका नेतृत्व वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1806 तक हुआ, ये बेलेजली के समय हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हेस्टिंग्स के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार ये 3 युद्ध आंग्ल और अंग्रेज और मराठाओं के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, 1583 में प्रयाग का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद किस इसमें से राजा ने किया था, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था अकबर। ठीक है, 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद कर दिया था और इसके बाद सन 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए किया था। ठीक है, CR दास, चित्तरंजन दास जो हैं और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी
इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए जो है ये स्थापना की गई थी। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अब एक्सप्लेन देखते हैं। तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, इलाहाबाद स्थान भी नाम याद रखिएगा, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी कहा जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष सीआर दास बनाए गए और सचिव बने मोतीलाल नेहरू। प्रमुख उद्देश्य इसका रहा था कांग्रेस के विधानसभाओं में पहुंचकर उसका नाश करना, क्योंकि वर्ष 1922 में के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की अनुमति परिवर्तन विरोधियों को नहीं दी थी। सितंबर 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आजाद, स्वराजियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर हुई? सही विकल्प चुनना था। ठीक है, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति इनमें से अगर देखा जाए बनारस में हुई थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बनारस। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी का आगमन हुआ और उन्होंने गुजरात के साबरमती में आश्रम स्थापित किया। भारत आने के बाद में किसी आंदोलन भाग न लेकर भारत भ्रमण पर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए बनारस जाते हैं, जहां 6 फरवरी 1916 को गांधी प्रसिद्ध भाषण देते हैं, जिसमें बनारस की गंदगी की निंदा करते हैं तथा उपस्थित राजा महाराजाओं की आलोचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो ये सभी को पता है, आंसर हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जो कि 1920 से लेकर 22 तक चला था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो पहला धर्म उपदेश की बात करेंगे गौतम बुद्ध के द्वारा, तो ये सारनाथ में दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुराना नाम ऋषिपत्तनम या फिर सारनाथ, जो कि वाराणसी में के पास पड़ता है। वहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश गौतम बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 11, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित कहां पर अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे? तो उस स्थान का नाम है संकसिया। क्या नाम है? संकसिया। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। संकसिया कहाँ पड़ता है? तो संकिसिया पड़ता है फर्रुखाबाद में। संकीसा या संकिसिया फर्रुखाबाद में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध अपनी माँ को उपदेश देने के बाद ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ जो है अवतीर्ण हुए थे। वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषियों या संतों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं थे? इनमें से तो इनमें से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याज्ञवल्क जो ऋषि थे ये नहीं थे। बाकी भरद्वाज, पार्श्वनाथ, अत्रि ये सभी ऋषि जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। याज्ञवल्क का जो संबंधित स्थान है गुजरात से रिलेटेड है। बाकी भारद्वाज, प्रयागराज, अत्रि, चित्रकूट, पार्श्वनाथ वाराणसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? इनमें से अगर देखा जाए तो मेरठ आंसर हो जाएगा। सही, बिल्कुल राइट, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 मई 1857 को रविवार का दिन था। मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इस टुकड़ी के विद्रोही सैनिकों ने अपने अधिकारियों की हत्या करके दिल्ली की ओर कूच कर दिया गया। इसके पूर्व 29 मार्च 1857 को ही बैरकपुर यानी कि जो बंगाल में पड़ता है, वहाँ की 34वें रेजिमेंट के मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल की बात करेंगे तो ये फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। ठीक है, आगरा के पास। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल बादशाह था अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी की किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बना पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। इसकी पहली मंजिल के खंभों पर शेष मंजिलों का संपूर्ण भार है। चलिए 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये 23वें तीर्थंकर किस धर्म के हैं? जैन धर्म के।
तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है बनारस में, आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था बनारस के भेलूपुर में हुआ था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग दिए और 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। अंत में अपना निर्वाण काल समीप जानकर श्री सम्मेद शिखर जी को, जो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, चले गए, जहां श्रावण शुक्ल सप्तमी को उन्हें मोक्ष की प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? ठीक है, कबीर दास जो है ये किसके शिष्य थे, इनके गुरु जी का नाम क्या था? तो उनका नाम था रामानंद। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन रामानंद। ठीक है, संत कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत के गंगा नदी के क्षेत्र में वैष्णव संत थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी शाखा के महान कवि हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? सिकंदरा कहाँ पड़ता है? सिकंदरा पड़ता है आगरा में। ठीक है, सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा में। तो किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा है जिसका नाम है मरियम उज जमानी? तो ये अकबर का। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट। ठीक है, मरियम उज जमानी का मकबरा जोधाबाई का मकबरा है, जो मुगल सम्राट अकबर की हिंदू पत्नी है, जो आगरा मथुरा सड़क के बाईं और सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पश्चिम में स्थित है। यह मकबरा जहांगीर ने अपनी मां मरियम उज जमानी की याद में बनवाया था। अकबर के मकबरे के पास उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार स्थित था। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? तो गौतम बुद्ध के जीवन का जो वो घटना है वो है पहला उपदेश। पहला उपदेश जो है पहिया और हिरण के द्वारा दर्शाया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला धर्मोपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण पार्क, जो कि सारनाथ में वाराणसी में स्थित है, वहां पर उपदेश दिया था। दीवाने आम निर्मित संगमरमर कहाँ से लाए गए? दीवाने आम जो बनाया गया उसमें जो संगमरमर लगाया गया वो कहाँ से लाया गया, इस तरीके से क्वेश्चन बना था। तो ये मकराना से आया था। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दीवाने आम किले का निर्माण आगरा के किले में किया गया है। ठीक है, आगरा के किले में दीवाने आम का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया है और यह संगमरमर से निर्मित शाहजहां के काल की प्रथम इमारत थी। इसके लिए संगमरमर मकराना से मंगाए गए थे। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में भी दीवाने आम का निर्माण कराया था। मकराना कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसी ने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया था? तो यह प्रयोग किया गया था मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की तथा अपने अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ का नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल जी के द्वारा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अपने अल्प वयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाया और मार्च 1858 में कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद का विद्रोह जो है मौलवी लियाकत अली खान ने किया था। चलिए, उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ठीक है, उस समय संयुक्त प्रांत ही नाम था उत्तर प्रदेश का, इसलिए संयुक्त प्रांत। तो देवबंद आंदोलन कहाँ पर शुरुआत किया गया था? तो सहारनपुर में शुरुआत किया गया था। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देवबंद आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1866 में हुआ सहारनपुर में और दारुल उलूम में शुरुआत हुआ था। इस आंदोलन को मोहम्मद कासिम नौनोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करना था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन बताना है। ठीक है, तो ये सन है 1924 में इसको स्थापना की गई। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना की गई। ठीक है,
तो जब रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछेगा तब आपका आंसर इसमें लगेगा वर्ष 1928, लेकिन जब सिर्फ रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछेगा तब 1924। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वह सुल्तान है जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जब आगरा अवस्थित है? तो वो है सिकंदर लोदी। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी। इसने 1504 में किया था। मध्यकाल में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व था। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ की फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद भी किया गया। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की भी रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन है, तो देखते चलिए। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन जब चलाया गया तो वहाँ पे एक घटना घटित हो गई 1922 में, और उसके कारण फिर से इसको जो है वापस ले लिया गया था। वो घटना का नाम है चौरी चौरा घटना। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर थाने में आग लगा दिए जाने के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। चलिए अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस यानी कि जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं कहाँ पर लिया था इन्होंने? तो ये महापरिनिर्वाण हुआ था इनका कुशीनगर। यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया था। पावा में अपने शिष्य चुंद के यहाँ सूकर मद्दो भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। उसके बाद बुद्ध पावा से कुशीनगर आ गए और वहीं 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? इनमें से काकोरी केस जो हुआ था षड्यंत्र केस, इससे अगर देखा जाए इनमें से तो अशफाक उल्लाह खां जो है संबंधित है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अशफाक उल्लाह का संबंध काकोरी केस से है। अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 नंबर की डाउन मालगाड़ी को लूट लिया था, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है। इससे जुड़े 29 क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी और गोंडा में फांसी दे दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा की बात करेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो बी पार्ट हो जाएगा, मथुरा में पाई गई है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क जो था कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। ज्ञात है कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसिस ने किया था। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 में विद्रोह में जो है शामिल हुए थे अपने राज्य को बचाने। उस समय जो वहाँ का जो था वो हीरोज था, जिसने लड़ा था, युद्ध किया था रानी से, तो इसी ने कहा था। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, हीरोज। ठीक है, अंग्रेज का सेनापति था हीरोज, जिसने 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षक, चतुर और सुंदर थी और वह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह 7 वर्ष की आयु में ही झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव से हुआ था। दातव्य की 18 जून 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से नेता कौन सा नेता भारत धर्म महामंडल यानी 1902 में से जुड़े थे? भारत धर्म महामंडल से इनमें से कौन सा नेता जुड़ा था जो 1902 में हुआ था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, मदन मोहन मालवीय। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, भारत धर्म महामंडल 1902 में जो है मदन मोहन मालवीय बहुत करीब से जुड़े थे। भारत धर्म महामंडल 1887 में हरिद्वार में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा स्थापित एक प्रमुख जो हिंदू संगठन था, जिन्होंने 15 में 1899 को दिल्ली में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू रूढ़िवाद को आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन से बचाना था। ठीक है, चलिए
स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का उद्देश्य की अगर बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विधायिका में प्रवेश करना तथा इसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना, ये इसका मेन उद्देश्य रहा था। तो आंसर सी का पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1930 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना और विधानसभा में या विधान परिषद में स्वदेशी सरकार की गठन की मांग उठाना और मांगों के न मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा डालना था। दातव्य है कि वर्ष 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात स्वराज पार्टी जो है शिथिल पड़ गई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश में सिर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? ठीक है, सिर गोवर्धनपुर किस भक्ति का संत का जन्म स्थान है? तो ये रविदास का जन्म स्थान है। आंसर यहाँ पे संत रविदास हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यह वाराणसी के पास स्थित है। सिर गोवर्धनपुर भक्ति काल के प्रसिद्ध संत रविदास के जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है। संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित संत रविदास 15वीं-16वीं शताब्दी के रहस्यवादी संत, ये कवि संत थे। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 में रैदासियों के लिए वीर सिर गोवर्धनपुर में एक भव्य पार्क बनाने का निर्णय लिया। चलिए अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम बैठक विधानसभा का गठन ये 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। और इस अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष व संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती जो थे बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रणेता और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे। क्वेश्चन नंबर अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम क्या रख दिया है अभी बदलकर? तो काकोरी कांड का नाम अब हो गया है जो कि काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। इसका नाम क्या हो गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन? तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ट्रेन से डकैती की थी, ट्रेन की डकैती की थी। और इस डकैती में सरकारी खजाने के बंदूक, बम, गोला बारूद को लूटा गया था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद खत्री व मनमथ नाथ गुप्त को गिरफ्तार किया। इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, वो चार सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है कहाँ पर स्थित है इनमें से? तो ये स्थित है सारनाथ में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ वाराणसी में स्थित है। अशोक ने सारनाथ के एक सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाया था। यह मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? तो वह अभिलेख का नाम क्या है? तो उस अभिलेख का नाम है अयोध्या अभिलेख। ठीक है, अयोध्या से अभिलेख जो 2 प्राप्त हुए हैं वहां से पता चलता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किया था अयोध्या से। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। धनदेव के अयोध्या के अभिलेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग जो था ये शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में पुष्यमित्र को अनार्य कहा था। धनदेव का अयोध्या अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी संबंध में सूचना देता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? प्रसिद्ध जो संगीतकार हैं स्वामी हरिदास, तो स्वामी हरिदास जो थे ये अकबर के शासक के क्या थे? समकालीन थे। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वामी हरिदास का जन्म 1480 में, मृत्यु 1573 में, एक आध्यात्मिक कवि और शास्त्रीय संगीतकार थे। यह मुगल बादशाह अकबर जो 1556 में बैठता है, ठीक है, 1605 तक गद्दी पर रहता है, तो इसके समकालीन थे। इनका जन्म हुआ था 1480 में। किनका? स्वामी हरिदास का। ठीक है,
वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। यह सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जो निम्बार्क मत की एक शाखा है। इसमें भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उनकी उपासना और सेवा करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? कुशीनगर, तो कुशीनगर की अगर बात करेंगे तो यह जो है भगवान बुद्ध का क्या है, निर्वाण स्थल है। ठीक है, महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल में हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में संगीतकार थे? तानसेन की बात करेंगे तो अकबर के दरबार में संगीतकार थे, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अकबर। ठीक है, अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। ठीक है, तानसेन की जन्म तिथि के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ग्वालियर से 28 मील दूर बेहट नामक छोटे से गांव में तानसेन का जन्म 1506 में हुआ। अकबरनामा और आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल के अनुसार तानसेन की मृत्यु 26 अप्रैल 1589 ईस्वी को आगरा में हुआ था। निम्नलिखित में भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ? इनमें से तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में ही हुआ है, इंदिरा गांधी का भी जन्म प्रयागराज में हुआ है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी हुआ है, राजीव गांधी का जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राजीव गांधी। राजीव गांधी का जन्म हुआ है 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर के एक दुखद बम विस्फोट में उनकी मृत्यु भी हो गई। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था। परमहंस योगानंद का जन्म स्थान का नाम बताना है। परमहंस योगानंद की बात करेंगे तो इनका जन्म स्थान है गोरखपुर। याद रखिएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इनका जन्म 5 जनवरी 1993 को गोरखपुर में हुआ। एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। ठीक है, ये 1900 नहीं 1893। इनका मूल नाम मुकुंद लाल घोष था। इनकी प्रसिद्ध कृत है एक योगी जी की आत्मकथा। ठीक है, मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? इसमें से तो मुगल शासक अकबर के द्वारा इनमें से जो स्थापना नहीं किया गया था वो था रामबाग। रामबाग की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। बाकी जहांगीर का महल इन्होंने बनवाया, अकबर किला इन्होंने बनवाया, आगरा का किला इन्होंने बनवाया। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, भारत में रामबाग शैली का निर्माता जो है कौन है? बाबर है, जिसने आगरा में 1528 ईस्वी में रामबाग का निर्माण करवाया था। आगरा के किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया। साथ ही आगरा किला, अकबर किला भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, एकमात्र स्मारक हिंदू के द्वारा निर्मित है जसवंत सिंह की छतरी, ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी पार्ट हो जाएगा, ये आगरा में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी की सती हुई थी। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? तो आगरा की मोती मस्जिद की अगर बात करेंगे, जिसको पर्ल मस्जिद के नाम से जानते हैं, ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, आगरा किले के भीतर स्थित मोती मस्जिद मुगल काल वास्तुकला की उत्कृष्टता का एक उदाहरण है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई इस मस्जिद को अक्सर मोती जैसी दिखने वाली इसकी बनावट के कारण मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आगरा किले में दीवान एक खास परिसर के उत्तर में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने दरबार के सदस्यों के नमाज अदा करने के लिए करवाया गया था। दो 2009 में उत्तर प्रदेश के कहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी, और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आलमगीरपुर में जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमाण मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस धारणा को ध्वस्त करने का कार्य किया कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिम भारत तक सीमित थी। ठीक है, इस खोज ने यह भी सिद्ध किया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार संपूर्ण प्रायद्वीप पर था। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? 47 का आंसर हो जाएगा
वो था धमेक स्तूप। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धमेक स्तूप, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? सूरसेन महाजनपद की जब बात करेंगे तो आपको याद आना चाहिए मथुरा जिला। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वज्र महाजनपद की राजधानी वैशाली, अंग महाजनपद की चंपा, काशी की वाराणसी। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिनमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल था। तो कौन सा है? तो वो है श्रावस्ती जिला। ठीक है, साम्राज्य, ये कौशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती, तो यहाँ पे श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सूची को मिलान करना है, लखनऊ स्थल और नेता दिया गया है। अब ये जो नेता का नाम है ये सब 1857 की क्रांति के हैं। तो लखनऊ का नेतृत्व किया गया था हजरत महल के द्वारा, कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, बरेली का नेतृत्व की बात करेंगे तो ये खान बहादुर खान के द्वारा, और फैजाबाद का नेतृत्व जो है किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? तो वो हुआ करता था क्या? श्रावस्ती। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत यानी कि अयोध्या हुआ करती थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा कौन था? प्रसेनजीत था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल जो है श्रावस्ती में ही बिताया था। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता की बात करें रहा है तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए पार्ट मोतीलाल नेहरू ने 1909 में आगरा में आयोजित इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? इस तरीके से क्वेश्चन बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो फतह शब्द का अर्थ क्या है? जीत है, लेकिन यह किस भाषा से शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो यह है फारसी भाषा का शब्द है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ पहला ही सही है, दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1523 में हुआ था, बांदा जिले में, जो कि वर्तमान में चित्रकूट जिले के नाम से जाना जाता है, राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसी जी की पत्नी का नाम था रत्नावली, ना कि गीतावली। ठीक है, बेटे का नाम भी था तारक था। तुलसीदास जो जो थे ये सगुण भक्ति की शाखा के राम भक्ति धारा के कवि थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की। ये मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक राजा प्रताप के क्या थे? समकालीन थे। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो ये किया गया था इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1918 में किया गया था। अगला प्रश्न, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? बरेली में 1857 के क्रांति का नेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, खान बहादुर खान था। ठीक है, इनको बख्त खान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त नाना साहब ने कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से लोक क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये बुलाया गया था कानपुर में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का वो था इलाहाबाद जिला। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद में जो हुआ था ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जो वर्ष 1888 में हुआ था। इसके अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। वर्ष 1892 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। इसके बाद बनारस में 1905 में, लखनऊ में 1899, 1916, 1936 में, कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित हुए। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद सनकाद संप्रदाय का संस्थापक कौन था? उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद की सनकाद संप्रदाय का संस्थापक कौन था, यह बताना। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, निम्बार्क। नाम क्या था? निम्बार्क। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इस संप्रदाय के अन्य नाम में हंस संप्रदाय तथा देवर्ष संप्रदाय थे। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में से गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले की परिस्थिति बताया जाता है और इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। इसी को भेदवाद भी कहा जाता है। तो ये निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। चलिए, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत को एथेंस के कहा था? तो ये कहा गया था बर्नियर के द्वारा। ये फ्रांस से आया हुआ यात्री था जिसने जब काशी को देखा तो इसने भारत के एथेंस की संज्ञा दी। एथेंस एक शहर है, सबसे प्राचीन शहर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में जो हुआ, राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। इसमें चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति बताना है। तो ये चंदावर की अगर बात करेंगे, इनमें से तो आंसर 61 का ए पार्ट हो जाएगा। इटावा जिले के यमुना नदी के तट पर था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो है हुलास। हुलास जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में स्थित है। बनवाली हरियाणा में और मांडा जम्मू में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी त्रेन कांड से संबंधित नहीं था? इनमें से तो राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, ऐसे भी थे। खुदीराम बोस इससे रिलेटेड नहीं थे, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, खुदीराम बोस की बात करेंगे तो 23 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस प्रफुल्ल कुमार चाकी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये चीजें होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो कुल थे 8। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। ठीक है, कौन कौन से थे ये भी देख लीजिए। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास, कौशल की श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास, मल्ल कुशीनारा इसकी राजधानी देवरिया के आसपास, चेद महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी बुंदेलखंड के आसपास, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी जो मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, पांचाल महाजनपद की राजधानी अह क्षेत्र जो कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र के आसपास हुआ करती थी। अगले प्रश्न में मिलान करना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन जनपद और राजधानी, अभी ऊपर जिनकी बातें हुई उनको मिलान करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुरु का जो जनपद है, कुरु जनपद महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र, कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत या फिर श्रावस्ती जो भी आ जाए, दो राजधानी थी इसकी। वत्स की कहाँ पर है? वत्स की कौशाम्बी। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है फैजाबाद में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जौनपुर के सरकी शासक का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक का नाम बताना है। तो उसका नाम था हुसैन शाह। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, हुसैन शाह। ठीक है, इस वंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा 1394 ईस्वी में किया गया था। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था, जिसका वास्तविक नाम जौना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? इनमें से कानपुर षड्यंत्र जो मामला हुआ था 1924 में, तो इसमें M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी ये सभी सम्मिलित थे। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 के 20 के दशक में भारत में समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से सम्मिलित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद सम्मिलित थे, नलिनी गुप्ता थी, शौकत अली सुमानी, ऐसे डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता को प्रतीक राजा यानी सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी जो थे कानपुर षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला है, वहीं पर लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित
मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का नवीन स्तर है। ठीक है, यहाँ पर खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। इस स्थल पर कोई टकसाल गिरह रहा होगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान जो था वो था कालिंजर राज्य के विरुद्ध। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई और कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी रहा था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हुलास है, आलमगीरपुर है, मांडी भी है, लेकिन देसलपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल किसका? सिंधु सभ्यता का। बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर में, मांडी मुजफ्फरनगर, जबकि देसलपुर जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सिंधु स्थल है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वो था राज्यपाल। वहां का शासक जो था राज्यपाल था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश शासक का राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी के दुर्ग में जाकर छिप गया। ठीक है, उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल के शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। यशपाल जो था अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? तो वो था जौनपुर। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार जो स्थापना हुआ था वो वर्ष 1797 था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुजाउद्दौला के पश्चात आसफुद्दौला और फिर 1797 में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना और शहादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन में आयोजित क्या है? सुमेलित करना स्थान और क्या कांग्रेस अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के क्या था? यहाँ पे हमें बताना है कि कब हुआ था उत्तर प्रदेश के स्थान पर। मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कब हुआ? तो ये हुआ था वर्ष 1946 में। तो ए का 3 हो जाएगा और ये 55वां था जो हुआ था। ठीक है, इसके बाद कानपुर में कब हुआ? 1925 में। लखनऊ में कब हुआ अधिवेशन? तो 1900 अगर हम बात करेंगे तो 1916 हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ का 1916, बनारस का 1905। तो इस तरीके से मिलान करने आया था कांग्रेस का अधिवेशन। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। 55वां जो था मेरठ में हुआ था 55वां अधिवेशन और 1946 में हुआ था। अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 41वां जो हुआ था कानपुर में हुआ था 1925 में, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। 32वां अधिवेशन था लखनऊ में 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 21वां बनारस में हुआ था 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1833 में। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और इसकी वर्तमान स्थिति। तो कोयल अलीगढ़ बिल्कुल सही है। ठीक है, कोयल अलीगढ़ पहले हुआ करता था। महोत्सव नगर पहले नाम था महोबा का, बिल्कुल सही। महोदय श्री कन्नौज का नाम था, बिल्कुल सही। जेजाग भुक्ति कौशाम्बी का नाम था, गलत है। तो डी पार्ट गलत हो जाएगा। जेजाग भुक्ति जो था वो बुंदेलखंड का पुराना नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो वो कन्नौज को जाना जाता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनारस के विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बनारस विद्रोह कब हुआ था? 1780-81, इसका नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा था। चेत सिंह ने इसको इनकार कर दिया था देने से और हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी के फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया और हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया,
जिसने 40 लाख रुपए वर्ष कंपनी को देना स्वीकार किया। ठीक है, वार्षिक कंपनी देना स्वीकार किया। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, क्वेश्चन पिछले 2-3 क्वेश्चन आए हैं जिसमें इसके बाद बताया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, गोरखपुर में दिया गया था। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दे दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। इसके आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ये किया गया था एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी के द्वारा। ठीक है, अवध का एका आंदोलन जो हुआ था हरदोई जिले और उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में एवं 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सुहादेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद के रूप में रूपांतरित करवाना था। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिले में चलाया गया। इस आंदोलन में सभा स्तर पर गंगा की सौगंध दी जाती थी और किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक लगान नहीं देंगे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1936 में, लखनऊ में हुआ था इसकी स्थापना। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, वर्ष 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष NG रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी भारतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान सभा संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। अगला प्रश्न, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो अभी ऊपर बताया गया था NG रंगा का नाम क्या है? NG रंगा सचिव बनाया गया था। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष चुने गए थे। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इस निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है इनमें? बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। यहाँ पे इनमें से कौन कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पे हो जाएंगे बुद्ध, हो जाएंगे राम, हो जाएंगे नवाब, हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ? तो 1856 में इसका विलय कर दिया गया था। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही थे, किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो मंगल पांडे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें से चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि मंगल पांडे जो थे इनकी इन्फेंट्री का नाम था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 1446 नंबर के सिपाही थे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। बैरकपुर की सैनिक छावनी में थे। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये महाल का अर्थ है जागीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक गांव के साथ संबंध स्थापित किया गया, कृषक के साथ नहीं। ठीक है, यह व्यवस्था ग्राम या महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता था। चलिए, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्थित है कुशीनगर में। कहाँ पर है? कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? तो ये बिठूर में है। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बिठूर, बिठूर में कानपुर से 24 किलोमीटर दूर बिठूर जो है गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ भी कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रही। कार्तिक मास में यहाँ एक मेला भी लगता है। कालपी की बात करें तो जालौन में ही है। व्यास एवं नरसिंह टीले हैं। ऐसी मानता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था और नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती की बात करें तो जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे थे। वर्षा काल सर्वाधिक भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताया था। ठीक है, वो प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, तो वो है नैमिषारण। नैमिषारण कहाँ? सीतापुर में स्थित है।
आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली रही है, यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ जनपदों में से किस जिले में स्थित है? तो ये सीतापुर में हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मिलान करना है ऐतिहासिक इमारत और स्थान। 84 गुंबद कहाँ पर स्थित है? 84 गुंबद जो है जालौन में पड़ता है। ठीक है, जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है इनमें से? तो जामा मस्जिद हो जाएगा मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो कुशीनगर। कामतगिरी पर्वत की बात करेंगे तो ये चित्रकूट में पड़ता है। तो इस प्रकार मिलान करने के लिए आ जाता है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में स्थान और स्मारक का मिलान करना है। कौशाम्बी में इनमें से कौन सा स्थान है? तो घोषिता राम मंदिर मठ जो है ये कौशाम्बी में पड़ता है। कुशीनगर में अगर हम बात करेंगे तो रामाभर स्तूप है। सारनाथ की बात करते हैं तो यहाँ पे धमेक स्तूप है। ठीक है, और श्रावस्ती में सहेत महत पड़ता है। आंसर यहाँ पर भी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो का किस स्थान से संबंधित है? अमीर खुसरो की बात करेंगे तो पटियाली स्थान है, से रिलेटेड है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इसे तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं। कालपी नगर को किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर पड़ता है यमुना नदी के किनारे, जो कि जालौन में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो वो है वाराणसी। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, वाराणसी सबसे संसार के सबसे प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक पवित्र नगर में से वाराणसी को माना जाता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। गुप्त काल में टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी ईंटों से बना हुआ भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश की जगह पर स्थित है। तो भीतरगांव मंदिर पड़ता है कानपुर में। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये करवाया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कहाँ पर पड़ता है? तो ये बिठूर कानपुर में पड़ता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने कहाँ पर करवाया था? तो यहाँ पे देखिए इसमें चारों से ऑप्शन क्या है गलत है, क्योंकि फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं अनुष्ठानों लोक एवं भाषाओं परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने किया था। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुख सियर के नाम पर जो है फर्रुख सियर के नाम पर रखा गया। काशी की तरह यहाँ भी गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पंचाल घाट और ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोकृत प्रतिमा कहाँ पाई गई? तो ये दुधई में पाई गई। दुधई कहाँ है? ललितपुर जिले में। ठीक है, ललितपुर जिले का दुधई गांव में नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा पाई गई। ठीक है, यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का मुख शेर, शरीर मनुष्य दिखाया गया है। हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, जो यहाँ पर गुप्तवंशी अनेक मूर्तियां और मंदिर भी मौजूद हैं। अगला प्रश्न, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या किए गए थे? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो ये जो है इसीलिए बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, कुशीनगर बौद्ध लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर रामभर स्तूप है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है लखनऊ में। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, लखनऊ का ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, निर्माण आसफुद्दौला ने वर्ष 1784 में इसका करवाया था। यहाँ विशाल गुंबदनुमा हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यहाँ इमामबाड़ा में एक असली मस्जिद है, जहाँ गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनार है। अगला प्रश्न है, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, कहाँ पर स्थित है? घोषिताराम कौशाम्बी में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट है, वाराणसी। ठीक है,
वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में लमही नामक ग्राम है, 1880 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करते थे। इन्होंने माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया। हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। इनके कुछ कृतियां जैसे गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की वेदी, सेवा सदन, मानसरोवर, कहानी संग्रह आदि हैं। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये पड़ता है मथुरा में। ठीक है, कंकाली टीला कहाँ है, मथुरा में, याद रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश की किस जगह पर स्थित है, तो ये पड़ता है फतेहपुर सीकरी में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो सूरसेन कहा जाता था। सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। ठीक है, मत्स्य की बात करेंगे तो राजस्थान में विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। पंचाल, बरेली, मदय छत्र राजधानी, अंग जो बिहार में था, चंपा इसकी राजधानी थी। 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में को चेद कहा जाता था। चेद जो है बुंदेलखंड क्षेत्रों को कहा जाता था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 8 जो महाजनपद है उत्तर प्रदेश के बारे में बात ही हो चुका है। अगला प्रश्न, राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की, तो ये किया गया था कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में किया गया था। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हर्ष के दरबारी कब था, बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ लिखा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ये किसके संग्रहालय में संरक्षित है, तो ये संरक्षित है सारनाथ के संग्रहालय में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पुराना नाम है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था, तो इसके पहले लखनऊ से पहले इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो ये हुआ करता था इलाहाबाद। इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में पड़ता है, तो यह अब पड़ता है बस्ती जिले में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बस्ती जिले। गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। वो देवदह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्ध गणराज्य का था, कालीन गणराज्य था। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1885 को 1845 को उत्तर प्रदेश ने कौन से नामक जो है पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था, तो वो था बनारस अखबार। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बनारस अखबार। अखबार के संचालक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, कलकत्ता से शुरू किया गया था। इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है, तो यह फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ, तो अमीर खुसरो का जन्म इसमें से देखा जाए तो एटा में हुआ था। ठीक है, एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम, जो कि वर्तमान में काशीगंज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है इनमें से, तो बहू बेगम का मकबरा पड़ता है आगरा में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। माफ करिएगा, बहू बेगम का मकबरा जो पड़ता है ये फैजाबाद में है, ना कि आगरा में। फैजाबाद में है। निर्माण इसका नवाब सुजाउद्दौला ने करवाया था, अपने प्रिय बेगम उत्तमत उल जोहरा उर्फ बहू बेगम की याद में करा था। निम्नलिखित में से किस जिले में को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, तो वो है लखनऊ। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अगर देखा जाए तो पारसी धर्म सबसे कम है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर हम देखें जनसंख्या प्रतिशत तो हिंदू सबसे ज़्यादा है 79.7%, मुस्लिम है 19%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन धर्म 0.11%, बौद्ध धर्म 0.10% और अन्य में 0.01% आते हैं। ठीक है, पारसी धर्म नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? अटाला मस्जिद की बात करेंगे तो ये जौनपुर में पड़ता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने बनवाया था? तो इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में इसका निर्माण करवाया था। और अटाला मस्जिद जो है सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो अवध पर शासन जो कहते थे वो नवाब इनको कहा जाता था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों स्थित हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है, किस शहर में? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पड़ता है दोनों। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्माण बड़ा इमामबाड़े का आसिफुद्दौला ने करवाया। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है, बड़ा इमामबाड़ा। और यहाँ पे आसिफी मस्जिद है जिसमें गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची ऊंची मीनारें हैं, भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो वह है चित्तू पांडे। ठीक है, चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जानता है। इन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 126, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो उनका नाम है बेगम हजरत महल। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनका रियल नेम था मुकुंद लाल घोष, जिनका जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में। ठीक है, योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी एवं संत थे। ठीक है, इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता का नाम क्या था 1857 के विद्रोह में? तो उनका नाम था नाना साहब। ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे दोनों थे, लेकिन मेन नाना साहब थे। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, नाना साहब। 1857 के भारतीय विद्रोह थे। और अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह ये था। ठीक है, कुछ भारतीय नेता जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किया, कुंवर सिंह बिहार से, बहादुर शाह दिल्ली से, नाना साहब जो कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ आदि से जो इन्होंने नेतृत्व किया था। इखलास खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बदायूं जिले में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बदायूं जिला। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे इखलास खान का रोजा के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी में कराया गया था। इस मकबरे की लंबाई 152 फुट और चौड़ाई 150 फुट है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? ठीक है, देखिए कितनी बार पूछा गया है। सारनाथ किस शहर के बहुत नज़दीक है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन, वाराणसी शहर के नज़दीक है। ठीक है, सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी शहर के नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, सारनाथ पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और यह वर्तमान में किसके? वाराणसी शहर के निकट है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुबेला से वह पहले ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ है और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इसी उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए। इनके उपदेश की भाषा जो थी वो क्या थी? पाली थी। इनके प्रमुख अनुयायी जो थे शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत व राजा उदयन थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो वो वर्ष कौन था? तो वो वर्ष था 1950। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था।
ब्रिटिश शासनकाल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 9 नवंबर 2000 को इससे एक नया राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कला, संस्कृति, नृत्य, मेला, उत्सव, स्थापत्य कला एक साथ देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हॉबी चैप्टर, इसलिए वीडियो चैनल से जुड़े रहिए। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।